नो सी, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था क्या कि हमारे पास क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नाउ कूलम्ब्स लॉ तुमको हम बता दिए थे क्या क्या होता है। अगर हम कंसिडर करते हैं तो कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि समझो, सॉरी इफ आई एम सेइंग, अभिषेक आ गया हो ना तुम, इफ आई एम सेइंग कूलम्ब्स लॉ एग्जिस्ट करता है, दैट मींस व्हाट, आई एम सेइंग कि फोर्स बिटवीन चार्जेज, फोर्स बिटवीन, हाँ अभिषेक आ गया है। हाँ, लेट्स सपोज इफ आई हैव कंसीडर्ड व्हाट, मैं कंसीडर कर रहा हूँ 2 पॉइंट चार्जेस। तो देखो, मैं 2 पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर रहा हूँ। क्या क्या? एक क्या है मेरे पास, Q1, Q1 है, ठीक है, और दूसरा क्या है मेरा Q2 है, ठीक है। दो मेरे पास पॉइंट चार्जेस हैं, ओके। नाउ क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा ये फोर्स बिटवीन चार्जेस? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ये इफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 के ऊपर डिपेंडेंट है। सेकंड पॉइंट क्या चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या, अगर मान लो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है, ओनली r तुम्हारा डिस्टेंस है अगर, तो क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा तुम्हारा, इफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, सॉरी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, एंड नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन, ओके। और दो चीज़ के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है मेरा, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। बट अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमको क्या मालूम, एक कांस्टेंट साइन आता है Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कांस्टेंट क्या चीज़ पे डिपेंडेंट है। कल हम तुमको एक बात बताए थे क्या, तो भाई साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम पहले Q1 Q2 पे डिपेंड करवाते थे, उनके बाद उनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड लास्ट पॉइंट क्या, क्या उस उनको किस मीडियम के अंदर रख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पर्टिकुलर, ये जो मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, दिस टॉक्स अबाउट व्हाट, द मीडियम। भैया हेलो। हाँ बोलो धीरज, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला, क्या होता है, एक कूलम्ब्स लॉ होता है। कभी भी आवाज़ ब्रेक करे बता देना, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि भाई साहब अगर मान लो तुमने दो चार्ज कंसिडर किया, ठीक है, देन ये जो चार्जेस हैं, अगर मान लो उनके बीच में डिस्टेंस क्या है r, तो कूलम्ब्स लॉ बोलता है जो मेरा फोर्स होगा वो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स, तो डिस्टेंस के ऊपर भाई डिपेंड करना चाहिए, है कि नहीं। क्या है, अगर मान लो देखते हो कि नहीं, अर्थ अगर तुम मान लो ये मेरा क्या है, सोलर सिस्टम, इस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है मेरा, सन। म्यूट करो, किसी का आवाज़ ऑन है, ये तुम्हारा क्या है, अर्थ। तो हमको ग्रेविटेशन में ही मालूम चलता है कि जो मेरा फोर्स है वो क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जो मेरा फोर्स है ऑलवेज डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, चार्जेस के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात, अगर तुमको हम मान लो एक बाल्टी, समझ लो अगर तुमको एक ऑब्जेक्ट उठाने को नहीं है, और तुमको बोले कि तुम एक बार ग्राउंड पर से उठा रहे हो उस ऑब्जेक्ट को, और दूसरे बार क्या कर रहे हो, पानी है, पानी के अंदर तुमको डाल दिया गया, अब तुम वहां से ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो, कौन सा ईजी हो, पानी के अंदर वाला। इसका मतलब क्या कि जो मेरा फोर्स है वो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि नहीं। साउंड बहुत धीरे आ रहा है। देखो साउंड ओमे ओमे तनी हिंदियो जाता धीरे आ रहा है। हेलो ठीक है क्या, ठीक है अब, हाँ ठीक है अब, हेलो, हाँ बढ़िया है, आ रहा है। ठीक है। तो देखो जब जब साउंड गिरा है ना थोड़ा बता देना, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, फोर्स तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, थर्ड सेकंड डिस्टेंस, और थर्ड मीडियम के ऊपर। तो इसी को यूज करके कूलम्ब्स भाई ने फॉर्मूला दिया क्या कि जो मेरा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वन बाई डिस्टेंस स्क्वायर।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो फोर्स होता था वो मेरा मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड करता था। तो देखो ये जो मेरा फोर्स है, बोला गया कि सर अगर हम Q1 Q2 इक्वल टू लिखते हैं फिर हमको क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन से मल्टीप्लाई करना हो। क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन से, what is this proportionality? This proportionality is what actually medium dependent, ठीक है। तो देखो एक हम छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या अगर मान लो तुम्हारे पास एक घर है, ठीक है, एक घर में एक बुड्ढा है कि नहीं, एक बुड्ढा है, तुम क्या है, अगर मान लो वो बुड्ढा एक रोटी दे रहा है, रोटी, ठीक है, रोटी प्रोवाइड कर रहा है घर से किसी एक बेगर को, ठीक है, ये क्या है मेरा बेगर है। तो पॉइंट क्या है, अगर बुड्ढा तुम्हें रोटी प्रोवाइड कर रहा है बेगर को, तो कैसे प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं। अगर मान लो ये पर्सन, ये जो पर्सन है, पर्सन ए, अगर इफ दैट पर्सन इज रिच देन ओनली ही विल बी एबल टू प्रोवाइड द रोटी। अगर वो रिच नहीं रहेगा तो रोटी ऑफ कोर्स प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, है कि नहीं। तो दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो पर्टिकुलर चीज होती है रोटी वगैरह प्रोवाइड, जो भी चीज़ है वो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही है। कौन सी मीडियम, तो भाई इस केस में रिच और पुअर के मीडियम के ऊपर। तो सिमिलर सेंस में जो मेरा फोर्स है वो क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है। एंड मीडियम किस तरह की डिपेंडेंसी आती है, तो कौन से मीडियम में तुम कंसिडर कर रहे हो। तो देखो तुमको क्या करना है, अभी के लिए सिर्फ जानना है, हम जितनी सारी कूलम्स लॉ की डेरिवेशन करेंगे, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, वो क्या है, वैक्यूम में कैलकुलेटेड है। क्या वैक्यूम के अंदर सारी कैलकुलेशंस की गई हैं तुम्हारी, ठीक है, वैक्यूम में दिया गया है। अगर मान लो, याद रखना, अगर इफ आई चेंज दिस वैक्यूम टू सम, लेट सपोज वाटर और सम अदर मीडियम, ठीक है, देन दिस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के विल चेंज। अगर तुमने दूसरा मीडियम कोई कंसिडर किया तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, ओके और नॉट, किसी को भी डाउट है यहाँ तक। What is K here? कि हम बता रहे हैं, अभी हम क्या बताएं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, अभी सिर्फ इतना रखो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अभी हम इसको डील करते हैं। अब देखो तुमने बता दिया कि, अब ये बहुत अच्छा विषय ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज के हियर। तो देखो जो मेरा के है उसको बोला जाता है के इक्वल टू हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं, परमिटिविटी फ्री स्टेट ऑफ फ्री स्पेस। बहुत सही। तो देखो हमने बोला था ना क्या, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, एक वैक्यूम वाला रीजन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको परमिटिविटी क्यों बोलते हैं, वैक्यूम, तुमको तो मालूम चल गया कि हम जो रीजन ले रहे हैं वो वैक्यूम ले रहे हैं, ठीक, लेकिन इसको परमिटिविटी क्यों बोल रहे हैं भाई, ऐसा क्या है परमिटिविटी। तो एक बात बताओ, अगर मान लो ये तुम्हारा वॉल है, ठीक है, वॉल है, ठीक है, और तुम इसके ऊपर बुलेट छोड़ रहे हो, क्या बुलेट, तुमने क्या किया, एक बुलेट इसके ऊपर फायर किया। अब ये पहले क्या है, एयर में हम मानते हैं, क्या है मेरा, ये एयर है, तो ऑफकोर्स ये बुलेट हिट कर जाएगा इस दीवार के अंदर, है कि नहीं। लेकिन यही सिंपल केस को अगर तुम वाटर के अंदर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये बुलेट हीट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वाटर के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फोर्स है ना, जो मेरा फोर्स है वो बोल रहा है कि भैया हमारा जो आप स्पेस प्रोवाइड कर रहे हो, क्या उसमें परमिशन है, कितनी परमिशन है, स्पेस प्रोवाइडेड टू अप्लाई हैव एनी परमिशन, और नॉट। तुम्हारा जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसमें क्या परमिशन अवेलेबल है इस बुलेट को फायर करने का। अगर पानी रहेगा तो क्या होगा, बुलेट ऑफ कोर्स नहीं जा पाएगी, बहुत कम परमिशन है। लेकिन अगर एयर है तो आराम से परमिशन है कि नहीं, समझ लो। अरे भाई धीरज, धीरज की तो गर्लफ्रेंड होगी ना, एक बात बता, धीरज गया बाजार में, ठीक है कि नहीं है, धीरज झूठ बोलेगा तुम। देखो ये है मेरा धीरज, ठीक है भाई, भाई साहब को दिखती है एक सुंदर कन्या, ये है सुंदर कन्या बीच बाजार में, ठीक है। अब बताओ कहाँ पर आराम से धीरज नैन मटक के लड़ा पाएगा, अब बीच बाजार में या खुले इलाके में, खुले इलाके में ना, क्यों, क्योंकि भाई खुला इलाका है, परमिशन ज़्यादा है, बीच बाजार में परमिशन कम है। तो दिस परमिटिविटी इज दैट थिंग ओनली। क्या परमिटिविटी क्या बताता है, परमिटिविटी क्या है, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ अवेलेबल स्पेस। म्यूट करो, कोई है जिसकी आवाज़ आ रही है, एनीथिंग, ठीक है। परमिटिविटी क्या है तुम्हारी, मेजरमेंट है कितना स्पेस अवेलेबल है
तुम्हारा कोई भी चीज करने के लिए, है कि नहीं? ठीक है, दिस फॉर फ्री स्पेस तुम इतना याद रखो, अभी दिस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, क्या अगर मान लो मेरा फ्री स्पेस है, ठीक है, जिस फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, किसके बराबर होती है? 8.85 इंटू 10 का पावर -12। अब देखो ऐसा यूनिट कैसे निकाल रहा हूँ, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसे ऐसा यूनिट निकला? अब देखो पहले पहले ये तो मेरा फ्री स्पेस का परमिटिविटी का वैल्यू मालूम चल गया, ठीक है। यूजिंग दिस हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, या कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1/4 पाई ये 8.85 इंटू 10 का पावर -12 इंटू क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर अप्रॉक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये है तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या चीज के अंदर? दिस इज इक्वल, दिस इज ओनली इन केस ऑफ free space, okay, remember this is the case of what? Free space, okay. This epsilon naught values changes, याद रखना, this epsilon naught values changes when medium changes, ठीक है। एंड कहाँ इसको हम लोग समझेंगे और अच्छे से? तो जो तुम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है ना, अल्टरनेटिंग करंट के पहले आता है, अल्टरनेटिंग करंट में सबसे ज़्यादा यूज है, उसके पहले आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तुम्हारा ये बताया जाएगा कैसे डिपेंडेंट है मीडियम के ऊपर, ओके। दिस इज वेयर यू विल स्टडी, ओके और नॉट? अभी यहाँ तक किसी को डाउट? हेलो, हाँ या ना भाई? किसी को डाउट? धीरज नहीं ना? ठीक है, नहीं। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम चलता है अब देखो। हेलो, हाँ 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 धीरज बोलो। बोल रहे हैं कि एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू जो हाँ हाँ आप के लिए रखे हैं ना, हाँ 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 देखो कि हम इससे पहले वाला तो देखो। के का वैल्यू 9 × 10⁹ होगा ना? हाँ, के का वैल्यू तुम्हारा 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर होगा, ठीक है। ये भी मीडियम डिपेंड करेगा, अभी तुमको बस फ्री स्पेस के बारे में पढ़ना है, इसलिए तुम्हारा ये वैल्यू 9 × 10 का पावर 9, ठीक है। लेकिन अगर एप्सिलॉन नॉट का सिर्फ वैल्यू लेते हो तो ये क्या चीज़ के अंदर है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फ्री स्पेस के अंदर है, ठीक है, मतलब वही वैक्यूम के अंदर, 8.85। ठीक है। ठीक है धीरज, समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो देखो अब हम कंसिडर करते हैं आगे क्या चीज़। एक मिनट रुकना तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग नोट डाउन कर लो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? कूलम्स लॉ कब अप्लाई होगा? देखो Q1 एंड Q2 क्या होने चाहिए? मस्ट बी स्टैटिक, सॉरी सॉरी मस्ट बी static and must be static and should be what? At rest। तो देखो मैं पहले ही बताया था, तुम जो चैप्टर का नाम लिख पढ़ रहे हो वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स, मतलब तुम क्या करोगे? चार्जेस को फिक्स कर दोगे। तो एक बात याद रखना, अगर कोई बोल दे, ठीक है, अगर कोई तुमको बोल दे कि लेट्स सपोज दिस इज व्हाट Q1 एंड दिस इज Q2, ठीक है। नाउ इफ अगर तुम्हारा Q1 एंड Q2 का क्या है, अगर मान लो मूव कर रहे हैं, अगर ये Q1 एंड Q2 क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, देन यू विल नॉट अप्लाई द कूलम्स लॉ। क्या करोगे? कूलम्स लॉ वहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। Q1 एंड Q2 क्या होने चाहिए? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या? कोई बताएगा मेरे को व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक? रेस्ट। नहीं, तो फिर मैं रेस्ट क्यों लिखूंगा यहाँ पे? बताओ स्टैटिक और रेस्ट में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्टैटिक मतलब पता है क्या होता है? अनुज माइक बंद करो अपना। स्टैटिक क्या होना चाहिए? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल स्टैटिक? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक? अरे भाई सुनो, देखो
क्या होता है, देखो अगर ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, होल ट्रेन तुम्हारी एक वेलोसिटी v से मूव कर रही है, लेकिन अगर तुम जब चेयर पे यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे अनदर पर्सन एक चेयर पे बैठा हुआ है, क्या बोलते हो, ये पर्सन रेस्ट पे है कि नहीं, लेकिन होल चेयर क्या है, मूव कर रहा होता है ना, तो तुम इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, इसको बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, ये दोनों क्या है, एट रेस्ट हैं इन द ट्रेन, ओके, एंड शुड बी एट रेस्ट, इसलिए मैं लिखा हूँ व्हाट शुड बी स्टैटिक, q1 and q2 एक ही फ्रेम में कंसीडर होने चाहिए, ये इसी फ्रेम में कंसीडर होने चाहिए, ठीक है, एक ही फ्रेम में, एंड शुड बी एट रेस्ट, ओके। देखो ये बात क्लियर हुई, समझ में आई या नहीं आई। अगर मान लो तुम ऐसा मान लो, अगर तुमने एक लिया कोऑर्डिनेट जहाँ पे q1 क्या है, यहाँ q1 है मेरा यहाँ पे, ठीक है, जो रेस्ट पे है 0, लेकिन अनदर जो q2 है कहीं और ले लेते हो, जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तुम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, दे आर नॉट स्टैटिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने चाहिए, वो एक फ्रेम के अंदर आने चाहिए, ठीक है, तुम उनको एक फ्रेम के अंदर लोगे, जो भी मान लो अगर एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, इनका पोजीशन क्या हो जाएगा, x, y1, x1, y1, इनका पोजीशन क्या हो जाएगा, x2, y2, तो ये एक ही फ्रेम के अंदर आने चाहिए, है कि नहीं धीरज, अभिषेक समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, वो एक ही फ्रेम के अंदर रहने चाहिए, किसी अनदर फ्रेम के अंदर नहीं जाने चाहिए। ऐसा नहीं कंसिडर करोगे कि मान लो ये मैंने मान लिया x एंड y, इसमें मेरा q1 है, ये अनदर फ्रेम मान लिया मैंने, x एंड y छोड़ो क्या है q2, ये कभी कंसिडर नहीं होगा, ठीक है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल, ओके। तो समझ में आया कि नहीं है, क्या है q1 एंड q2 क्या होने चाहिए, मस्ट बी स्टैटिक एंड शुड बी एट रेस्ट, ओके। आवाज बहुत धीरे आ रहा है, आवाज। अरे यार ये पता नहीं लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है, ये देखो अपने आप घटते जा रहा है, ये देखो मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ फिर भी घटेगा, इसको मैं ठीक करूँगा आज, ठीक है, ट्राई करूँगा ये माइक्रोफोन का प्रॉब्लम देखने का, तो फिर से मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगे, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे अच्छा एक बात बताओ, अभिषेक या धीरज या अनुज कोई भी एक बात बताओ, डायमेंशन का मतलब क्या होता है। Dimensions are the powers to which a पावर्स, physical quantity is raised. फिजिकल क्वांटिटी इज वेस्ट, अच्छा मतलब अगर हम मानते हैं अच्छा फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है, किसको फिजिकल क्वांटिटी कहोगे, any quantity which can be measured, विच कैन the बी quantity which मेजर्ड। can be measured. अच्छा हम्म तो एक बात बताओ, केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन फास्ट है कि स्लो, इसको भी तो मेजर करते हैं, तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। केमिकल रिएक्शन में, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, if you are measuring the fast and slow process, क्या कहलाएगा, ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। कहलाएगा क्या, नो नो, ऑफ कोर्स नॉट। देखो क्यों? समझो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, पर्टिकुलर पर्टिकुलर particular measurement way to measure of physical change। समझो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, तो देखो कैसे भी अगर मान लो तुम कोई पर्टिकुलर फिजिकल चेंज हो रहा है, जैसे क्या, अगर मान लो ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है, पहले ब्लॉक का लेंथ क्या था, एल था, ठीक है, नाउ अब ये घट के क्या हो गया है, एल प्राइम हो गया है। दिस पर्टिकुलर फिजिकल चेंज, ये जो पर्टिकुलर फिजिकल चेंज हो रहा है, जब तुम इसको मेजर करते हो ना, जिस क्वांटिटी का यूज करके, जिस मेजरमेंट यूनिट का, जिस पर्टिकुलर मेजरमेंट वे का यूज करके, दैट मेजरमेंट वे विल बी कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, हम किस वे में मेजर कर रहे हैं, लेंथ के थ्रू मेजर कर रहे हैं ना, इसमें लेंथ क्या होगी तुम्हारी, फिजिकल क्वांटिटी होगी, Physical quantity. ठीक है। क्या होनी चाहिए, तुम क्या मेजर करोगे, क्या मेजर करोगे, फिजिकल चेंज मेजर करोगे, ओके। फिजिकल चेंज क्या होनी चाहिए, फिजिकल चेंज का सबसे प्रॉपर डिफिनेशन क्या है, जिसको तुम विच
you can see and feel, which you can see and feel. उस पर्टिकुलर मेजरमेंट टेक्निक को अगर हम यूज करते हैं फिजिकल चेंज को मेजर करने के लिए, दैट पर्टिकुलर टेक्निक्स नेम विल बी यूज्ड एज व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी. ओके, नाउ what are dimensions? What are dimensions? The number of physical quantities required to describe about a physical change. The number of physical quantities required to describe about a physical change will be called as its dimension. ठीक है क्या कि the number of physical quantities required to describe a physical change will be called as its dimension. जैसे मान लो अगर तुम्हारा, जैसे कोई मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया. कहाँ ड्रॉ किया? तो x और y एक्सिस पे. कहाँ ड्रॉ किया? x और y एक्सिस पे. लेकिन अगर मैं इसी केस में अगर मान लो एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ x y एंड z एक्सिस पे, ठीक है, देन इसमें नंबर ऑफ डायमेंशंस क्या हो गया? 2, क्योंकि तुम 2 लेंथ का यूज करके फिजिकल चेंज को डिस्क्राइब कर रहे हो, वाइल इसमें 3 लेंथ का यूज करके तुम क्या कर रहे हो? एक फिजिकल चेंज को डिस्क्राइब कर रहे हो. तो इसमें नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हो गए? ओके, सो अगर मान लो तुम अगर फोर्स का मेजरमेंट करते हो तो इसमें नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हो जाएंगे? तो देखो फोर्स क्या लिखते हो? अगर मान लो क्या लिखते हो तुम? k q1 q2 by r स्क्वायर. इसमें नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने होंगे? सोच के बताओ, नंबर ऑफ डायमेंशंस में कितने होंगे? बताना जरा, एनीवन? 2 होगा क्या? 2 होगा. कैसे 2 होगा? इसमें नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने होने चाहिए? एक ही होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि सिंगल लाइन में लगा जा रहा है. सिंगल लाइन में कैसे निकालोगे मेरे दोस्त? देखो k तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट, उससे हमको मतलब नहीं है. q चार्ज q1, ठीक है. चार्ज q1 को मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए तुमको? कूलम चाहिए कि नहीं चाहिए? फोर्स कूलम चाहिए. चार्ज q2 के मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए तुमको? कूलम चाहिए कि नहीं चाहिए? ये क्या है? एक तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है ना, q1 एंड q2, है कि नहीं है? सोचो जरा, ये फिजिकल थिंग्स हैं, तुम देख पा रहे हो इनको, q1 q2 को समझ पा रहे हो, तो ये फिजिकल थिंग्स है. इनको कितने रिक्वायरमेंट है? 2. नाउ नीचे डिनोमिनेटर में देखो कितने रिक्वायरमेंट है? लेंथ की 2 यूनिट्स रिक्वायरमेंट है. 2 r स्क्वायर है. तो तुम लेंथ सिंगल नहीं बोल सकते हो कि सिंगल लेंथ भैया रिक्वायर्ड होगा या सिंगल कुछ भी रिक्वायर्ड होगा. लेंथ की कितनी यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगी? तो लेंथ की इसमें 2 यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगी, है कि नहीं? तो जरा r इंटू आर है ना, r स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? r इंटू आर, मीटर स्क्वायर लिखते हो इसको, मीटर स्क्वायर क्यों? 1 मीटर इंटू अनदर मीटर. तो लेंथ की कितनी यूनिट्स रिक्वायर्ड है? इसमें 2 यूनिट्स रिक्वायर्ड है. चार्ज की 2 यूनिट्स रिक्वायर्ड है. तो इसको क्या बोलोगे? कूलम का कितना डायमेंशन? 2 डायमेंशन. वाइल लेंथ का कितना डायमेंशन? 2 डायमेंशन. ओके, ऐसे बोलोगे. क्या है? कूलम एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन कितनी रिक्वायर्ड होगी? 2. एंड लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन कितनी रिक्वायर्ड होगी? अभी मैं बताऊंगा ये लेंथ कैसे 2 डायमेंशन का रिक्वायरमेंट है. देखना कैसे 2 डायमेंशन आएगा. अभी तुमको लग रहा है कि भैया ये तो r है, r तो सेम होता है, लेकिन ये r देखना ये डिवाइड होते हुए दिखाई देगा. कैसे 2 रिक्वायरमेंट्स है? वाइल कूलम की 2 रिक्वायरमेंट्स है. ओके, तो बोला जाता है क्या? इधर देखो क्या बोला जाता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कूलम्स लॉ का फर्स्ट पॉइंट क्या समझे थे? देखो ये इसको मार्क कर दो, क्या फर्स्ट पॉइंट, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा? क्या है नेक्स्ट पॉइंट? तो क्या बोलता है कि समझो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस अगर मान लो r है, इज वेरी लार्ज compared to the dimension
ऑफ चार्ज बॉडी। क्या बोल रहा है कि देखो अगर तुमने एक चार्ज बॉडी Q1 लिया, Q1 ठीक है, अगर ये देखो पॉइंट चार्ज है ना, तो इसके बीच मान लो, अगर मान लो ये Q1, अनदर तुम एक पॉइंट चार्ज लेते हो Q2, ठीक है, तो ये जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज टू मच ग्रेटर देन व्हाट, क्या चीज के ग्रेटर रहना चाहिए, क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ चार्ज बॉडी। चार इसका चार मतलब से बड़ा है। कूलम से बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दिस आर शुड बी मच मोर ग्रेटर देन कूलम। तो एक बात बताओ, जब तुम कूलम कंसीडर करते हो तो देखते हो क्या लिखता है, अगर इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया तुमने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है 1.6 × 10 का पावर माइनस 19 10 कूलम। के पावर -19। चार्ज कितना है 10 का पावर माइनस 19, कितना छोटा अमाउंट है, देख रहे हो, ये छोटा अमाउंट देख रहे हो, कितना छोटा अमाउंट है। वेल रेडियस तुम लोगे इसके केस में कितना, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लेते हो तो 10 का पावर -5 मीटर्स लोगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगे तो 10 का पावर -9, देख रहे हो, है कि नहीं। रेडियस तुम्हारा जो है, अगर मान लो 10 का पावर -5 से लेके 10 का पावर -9 तक ले लेते हैं, दिस इज टू मच ग्रेटर देन 10 का पावर -19, ठीक है कि नहीं, किसी को डाउट इसमें। तो देखो इसलिए हम बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, जो मेरा डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, क्या होना चाहिए, इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ चार्ज बॉडी। अगर हम मान लो ऐसा कंसिडर किया कि इंस्टेड ऑफ कूलम हम कंसिडर कर रहे हैं क्या, कि अगर हम मान लो चार्ज Q1 का क्या लेते हैं, शेप लेते हैं, मान लो इसका जो शेप होगा, ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r होगा, ठीक है। सिमिलर Q2 हम कंसिडर करते हैं, उसका शेप का डिस्टेंस क्या है, r2 है। अगर हम इनके बीच में डिस्टेंस भी इस तरह से लें कि दिस r should be greater than r1 plus r2, then only your Coulomb's law will be, then only your Coulomb's law will be valid। समझ में आ रहा है क्या धीरज, अभिषेक, हाँ ठीक है। ये हाँ समझ में आ रहा है। तो यही पॉइंट बोल रहा है Coulomb's लॉ, मतलब समझो क्या हो जाएगा, अगर एग्जांपल लो, अगर मान लो तुम्हारा, अगर मान लो ये चार्ज डायमेंशन छोटा हो जाए, इफ r इज लेस देन r1 plus r2, क्या हो जाएगा, ये चार्ज है जिसका स्फीयर है कितना r1, इसमें क्या हो जाएगा, अनदर चार्ज आ जाएगा तुम्हारा जिसका रेडियस कितना है r2, देन ओनली ना डिस्टेंस कम होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, ये जो डिस्टेंस है वो r1 plus r2 से छोटा होगा। तो ये जो डिस्टेंस जब छोटा हो जाएगा, देख लो चार्जेस एक दूसरे के अंदर इम्बेड हो जा रहा है, इम्बेड, विच इज नेवर पॉसिबल केस है ये, चार्जेस एक दूसरे के अंदर नहीं घुस सकते, सिंगल एंटिटी होते हैं कि नहीं होते, सिंगल एंटिटी है, ठीक है, they can't, they cannot merge into each other, remember that, अगर डायमेंशन छोटा हो जाए तो, ठीक है, ये चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं होगी, ओके, इसलिए हम डायमेंशंस बढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हरदम कूलम्स लॉ में फॉलो होनी चाहिए, ठीक है, ये बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्लियर ना। नेक्स्ट कमिंग, अब तुम्हारा क्या है, बी है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स, ठीक है। वेक्टर फॉर्म आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, अच्छा इसके बारे में पता है, पोजीशन वेक्टर, एंड सेकंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पता है तुम लोग को क्या पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। ये आवाज नहीं आ रही है तेज। हाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करते रहा, फिर मैं आज ठीक करूँ, ये ठीक समझ में आ रहा है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हेलो, पता है ये हाँ मैं समझ। डिस्क्राइब करूँ, ठीक है। अच्छा मान लो कोई व्हाइट बोर्ड यूज़ कर रहा है क्या, मेरा व्हाइट बोर्ड पे कोई यूज़ नहीं करो, ठीक है, जिसने व्हाइट बोर्ड यूज़ किया था अभी। पोजीशन वेक्टर किसको बोलेंगे, अगर मान लो तुम्हारा एक फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या है, ये मेरा एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। देन अच्छा रेफरेंस पॉइंट और स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में पता है, बोर्ड रेफरेंस पॉइंट और स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में पता है क्या धीरज, नहीं पता है, बता दीजिए। ठीक है, तो देखो
हम इसको बाद में करते हैं, ठीक है। इसके पहले हम रेफरेंस पॉइंट और स्पेसिफिक पॉइंट क्लियर करते हैं, ठीक है। पीछे तो नहीं गया ना, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट और स्पेसिफिक, तो सबसे फर्स्ट क्या है, रेफरेंस पॉइंट। देखो रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, फिक्स पॉइंट using which physical measurements will be done, ठीक है। while specific point किसको बोलेंगे, moving point on which our physical measurement will be done। देखो क्या है, रेफरेंस पॉइंट किसको बोलेंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट, ये क्या है फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट, हाँ फिक्स्ड पॉइंट रहना चाहिए। समझो अगर मान लो हम ऐसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हारा ये पॉइंट, समझो ये पॉइंट अगर मैंने कंसिडर किया, ठीक है, ये अगर फिक्स है, ये क्या करो, इसको फिक्स कर दो एंड इसके थ्रू मेजरमेंट करो। मान लो देखो समझो, एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल अभी दिमाग में आ गया, याद आ गया, ठीक है। अगर मान लो समझो इधर देखो एक रोड, ठीक है। अब ये है हमारी सुंदर कन्या, आगे धीरज भाई साहब यहाँ पे केटीएम दौड़ा के आ रहे हैं, धीरज को केटीएम बहुत पसंद है, ठीक है। ये है मेरे धीरज, ठीक है, ये केटीएम चलाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इनके पप्पा खड़े हैं, कौन खड़ा है, पप्पा। देखो अब देख रहे हैं इसके पप्पा क्या कि मेरा बेटा हाथ से निकलते हुए इस सुंदर कन्या की तरफ अग्रसर हो रहा है, ठीक है। एंड सुंदर कन्या देख रही है क्या कि धीरज मेरे तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें एक चीज देखो, जो पप्पा हैं, पप्पा साउंड यहाँ बहुत पे, ज्यादा ही स्लो आ रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है, हेलो हेलो, तो बोल लो, हाँ ठीक है। ठीक है। तो देखो ये क्या है, धीरज जो बाइक चला रहे हैं केटीएम, यहाँ पे ये है सुंदर कन्या, बाल बना दो यार, सुंदर कन्या, धीरज सुंदर कन्या की बाल है क्या, ठीक है। हाँ और बहुत बड़ा बड़ा। बड़ा बड़ा है, अरे भाई साहब, देखो धीरज बोला देखो, तो ये धीरज है और ये है सुंदर कन्या। धीरज भाई साहब बाइक चला रहे हैं वेलोसिटी वी से, पप्पा यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है धीरज वेलोसिटी वी से जा रहा है। तो देखो एक बात देखो, पप्पा खड़ा होकर बता पा रहे हैं ना कि धीरज कितना वेलोसिटी वी से जा रहा है। अगर तुम्हारे इस साउंड आ धीरज ही नहीं रहा है, बहुत धीरे आ रहा है। से धीरे आ रहा है, इसको हम क्या करें भाई, इसको हम देखेंगे आज, ठीक है, मत कम हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखो पॉइंट क्या है कि धीरज के पप्पा मतलब खड़ा होकर देख रहे हैं कि धीरज स्पीड से चला रहा है। तो एक पॉइंट समझो कि जब तक धीरज के पापा खड़े हैं तभी ना बता पा रहे हैं कि कितना स्पीड से धीरज बाइक चला रहा है। अगर धीरज के पापा खड़े नहीं रहते, अगर धीरज के पापा कुछ अनदर वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, तो क्या बता पाते कि धीरज कितना स्पीड से चला पा रहा है, बता पाते। लेकिन वो क्या होता, वो सेम नहीं रहता, वो क्या होता, वो डिफरेंट हो जाता है कि नहीं। तो जब तक धीरज के पापा खड़े हैं वो बता पा रहे एक्यूरेट वेलोसिटी कि मेरा बेटा कितना तेजी से उस सुंदर कन्या के पास जा रहा है, ताकि हम लाठी लेके दौड़ पाए, है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें पॉइंट क्या मालूम चला कि जब तुम फिक्स हो, अगर तुम क्या हो, फिक्स हो, अगर तुमको हम फिक्स कर दिए और तुम किसी अनदर पॉइंट, जैसे मान लो पॉइंट P1, उसकी वेलोसिटी के बारे में बताओ, एक्सेलरेशन के बारे में बताओ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके बारे में बताओ, तो जिस पॉइंट के थ्रू मेजरमेंट करेंगे, जो फिक्स पॉइंट के थ्रू मेजरमेंट करेंगे, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे धीरज के पापा क्या है, तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट है। एंड जो पॉइंट मूव कर रही है, जिसकी स्पीड एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में हम बता रहे हैं, दिस पॉइंट P1 विल बी कॉल्ड एज व्हाट, स्पेसिफिक पॉइंट, तो यहाँ पे धीरज मेरे क्या कहलाएंगे, स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट। और यहाँ पे सुंदर कन्या क्या कहलाएगी, लाड़ने वाली लड़की, सॉरी ठीक है, चलो
सारी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम लोग समझेंगे वेक्टर फॉर्म कोलम से। ओके, वेक्टर फॉर्म में कैसे क्या होगा, वेक्टर फॉर्म कैसे डिफाइन होगा। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी तुम्हारी टोटल बताने में कि हम वेक्टर फॉर्म कैसे डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो तुम लोग का आज इसको सेव कर लेने पहले, वरना फिर क्या होगा, डिलीट भी हो सकता है अपने आप। ठीक है, आज इतने दूर तक ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम भी करूँगा और उसके बाद